नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी की एलटी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारा भी पूरा प्रयास है दोस्तों कि आपको पूरा सहयोग दिया जाए। हमारे द्वारा भी दोस्तों आपको लगातार मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। दोस्तों आज 16th नंबर का मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। इसमें हमने 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेट किए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने आपको 15 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। हमने अपने चैनल में मॉडल पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बना ली है। आप चाहें तो वहां जाकर सारे मॉडल पेपर एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा हमने रिवीजन क्लासेस की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप चाहें तो वहां पर जाके रिवीजन क्लासेस को भी देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज हम 16th नंबर का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। आप अपना स्कोर ज़रूर एंड में बताइएगा। इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर भी मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टीचिंग मैक्सिम नहीं है। तो आपके पास 2 सेकंड है जवाब देने के लिए, जल्दी से बता दीजिए। सभी को आपको आता है इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी वाला, यानी कि निगमन से आगमन की ओर। ये कोई आपका टीचिंग मैक्सिम नहीं होता है। टीचिंग मैक्सिम क्या क्या होते हैं, जैसे कि आसान से जटिल की ओर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी आपका है, दृश्य से अदृश्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठोस से भाव की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से भाग्य की ओर। ऐसे दोस्तों आपको क्या करने पड़ेंगे, जितने भी टीचिंग मैक्सिम है इनको याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो निगमन से आगमन की ओर है, ये कोई आपका शिक्षण सूत्र नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। जो आपका अवबोध स्तर का शिक्षण होता है उसमें कौन सा शामिल है। अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण या फिर अन्वेषण। तो जरा सोच के इसका जवाब दीजिएगा, ठीक। अन्वेषण, पृथक्करण, तुलना या फिर अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वाला, यानी कि अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण आपका क्या होता है, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में भी बताया था और इससे पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। जो शिक्षण है उसके 3 स्तर होते हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, ठीक है। दूसरा होता है आपका अवबोध स्तर, ठीक है। और तीसरा आपका होता है परावर्ती स्तर, या आप इसको चिंतन स्तर से भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ पर सबसे पहले बात आती है स्मृति स्तर की, तो स्मृति स्तर में क्या होता है कि भाई जो शिक्षण है उसमें संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, इसको शामिल किया जाता है, ठीक। लेकिन जो आपका अवबोध स्तर है उसमें किसको शामिल किया जाता है, अन्वेषण को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपका जो चिंतन स्तर होता है, इसमें दोस्तों आपका आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि भाई शिक्षण के कितने स्तर होते हैं और कौन से स्तर से कौन सी चीज़ रिलेटेड है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई स्मृति है, स्मृति से कौन रिलेटेड होगा आपका दोस्तों, श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम, इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अवबोध से कौन रिलेटेड होगा, अन्वेषण रिलेटेड होगा। इसके अलावा दोस्तों जो चिंतन स्तर है इससे आपका कौन रिलेटेड होगा, आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखिए भाई, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण कब संभव होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इनमें से सही उत्तर को चुनना है। बताइए कौन कौन से सही हैं, ए बी, बी सी, ए सी और ए बी सी। तो आपके पास फिर से 3 सेकंड का समय है, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, ए बी सी, ठीक। देखिए शैक्षिक सुधारों के में अगर आपको प्रभावी विकेंद्रीकरण चाहिए तो उसके लिए खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की उसमें भागीदारी बढ़े, ठीक है। इसके अलावा जो आपके स्थानीय संदर्भ व्यक्ति हैं वो आपके उपलब्ध हों,
अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे स्थानीय स्तर पे कौन कौन होती हैं, ग्राम शिक्षा समिति होती है, महिला संगठन है, जैसे गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। तो इन सभी की सक्रिय सहभागिता बढ़ेगी तभी आपका प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव होगा। तो ये तीनों के तीनों आपके सही हैं। तो ABC यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। बताइए, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना या फिर प्रत्यक्षण संवेदना, किस संवेदना के आधार पर या किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। फिर से 2 सेकंड है, 1 2 3 4। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ध्वनि संवेदना। जब छात्र पढ़ रहा होता है और उसको कोई अपना नाम लेकर या उसका नाम लेकर बुलाता है तो वो ध्वनि संवेदना के द्वारा ही दोस्तों अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। क्योंकि होता क्या है कि पढ़ते समय पर उसका ध्यान अपने पाठ्य सामग्री पर होता है, ठीक। तो अन्य संवेदना के द्वारा भाई अगर वो अनुक्रिया प्रकट करने में वो मतलब सक्षम नहीं होगा, ठीक है। अन्य संवेदना के द्वारा वो अपनी अनुक्रिया को प्रकट नहीं कर पाएगा, जैसे कि स्पर्श संवेदना, दृष्टि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना ना, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर है दोस्तों, पढ़ाई पर है, ठीक। अब वो पढ़ नहीं रहा होता और कोई अगर वो कहीं और देख रहा होता, जैसे कि माना अगर उसके सामने कोई प्रत्यक्षण में उसको बुलाता, तो उस केस में आपका क्या हो सकता था कि भाई दृष्टि संवेदना भी काम कर जाती, ठीक। सबसे पहले आपका क्या होता कि भाई दृष्टि संवेदना से अपनी अनुक्रिया भी प्रकट कर सकता था, ध्वनि संवेदना से भी, ठीक। लेकिन क्योंकि वो ध्यान उसका कहीं और है, वो पढ़ रहा है, तो बाकी जो संवेदना है जैसे कि स्पर्श संवेदना, दृष्टि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना, इनका वहाँ पर कोई भी रोल नहीं रह गया। वो सिर्फ अपनी जो अनुक्रिया है वो ध्वनि संवेदना के आधार पर ही प्रकट कर पाएगा। काफी सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है। बताइए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोल सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से। भाई जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल, 5 से 8 साल। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, 2 से 7 साल, ठीक है। जो 2 से 7 साल तक की जो अवस्था होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाली आपकी क्या होती है, संवेदी पेशी अवस्था, जो कि क्या होती है दोस्तों, जन्म से 2 साल तक की होती है, या फिर इसको संवेगात्मक गामक अवस्था भी बोला जाता है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, 7 से 12 साल। और फिर इसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 12 से 15 साल होती है। इस चीज को आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और वैसे सिंपल भी है, क्योंकि आपको बाकियों के बारे में पता होगा तो आपको आसानी से भाषा विकास वाला वैज्ञानिक पता लग जाएगा, मतलब मनोवैज्ञानिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई जो बिने हैं, चॉम्स्की हैं, पावलोव हैं, मास्लो हैं, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। क्या होगा दोस्तों इसको, इसका राइट आंसर होगा चॉम्स्की, ठीक है ना। जो आपके चॉम्स्की हैं वो भाषा विकास से संबंधित हैं, भाषा वैज्ञानिक थे, दार्शनिक, राजनीतिक लेखक भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। और जो आपके बिने हैं इनका तो आपको पता ही है दोस्तों, आपका क्या है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन का इन्होंने स्टार्ट किया था। भाई पावलोव के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका अच्छे से आप दोस्तों इनको जानते हैं, ठीक है। इन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी दिया था, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका क्या अभिप्रेरणा आधारित है। तो ये आपको अगर बाकी के बारे में पता है तो आप आसानी से इम्प्रोवाइजेशन करके, अगर आपको भाषा विकास का पता भी नहीं तो भी आप दोस्तों इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था का मतलब आप समझ लीजिए कि उत्तर बाल्यावस्था की यहाँ पर बात चल रही है और उसके बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। भाई विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ और काल्पनिक भयों का अंत। तो भाई क्या होगा इसका दोस्तों राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों कि जो आपकी भविष्य की योजना की सूझबूझ, ठीक, ये दोस्तों आपका बाद की बाल्यावस्था का गुण नहीं है, या उस
अवस्था की विशेषता नहीं है, उसके बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाकी देखिए, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होना, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ठीक है, काल्पनिक भयों का अंत, जो उसको बचपन से जो उसकी कल्पना में जो भय होते हैं उनका भी धीरे धीरे क्या होता है, अंत होता चला जाता है। ये सभी क्या है, उसकी विशेषता है। लेकिन भविष्य की योजना की सूझबूझ, इतना अभी उत्तर बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम या फिर स्थान अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ए वाला, अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया था, ठीक है। और इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? संबंधवाद या फिर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी दोस्तों इसको बोला जाता है, ठीक है भाई। सीखना प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम है, यही दोस्तों इस सिद्धांत का मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो भाई जो गिरोह अवस्था है वो किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित आपको बताना है। आपके सामने राइट ऑप्शन बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ठीक है। इसके अलावा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता और 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। आपको बताना है कि जो गिरोह अवस्था वो किस आयु वर्ग से है और विलंब विकास किससे संबंधित है। भाषा से संबंधित है, समाजीकरण से संबंधित है, नैतिकता से संबंधित है, फिर संज्ञानात्मक से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। यानी कि जो गिरोह अवस्था है वो 8 से 10 वर्ष की होती है और इसमें आपका जो विलंब विकास होता है, यानी कि समाजीकरण में थोड़ा आपका क्या होता है, विलंब विकास होता है, उससे दोस्तों ये संबंधित है, ठीक है। तो 8 से 10 वर्ष की जो दोस्तों अवस्था होती है वो आपकी गिरोह अवस्था, ठीक है, एवं विलंब विकास से दोस्तों ये आपकी क्या होती है, संबंधित होती है, ठीक है। इस आयु में क्या होता है, बालक एवं तथा बालिका में सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है, ठीक है। वह अधिक से अधिक समय दूसरे बालक बालिकाओं के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो रुचि होती है वो सामूहिक क्रियाकलापों तथा खेलों में अधिक होती है, ठीक। तो यहाँ पर से आप समझ गए होंगे कि जो 8 से 10 वर्ष की जो आयु है वो आपकी दोस्तों क्या होती है, इस तरह से इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई 8 से 10 वर्ष की जो आयु है वो आपकी क्या है, गिरोह अवस्था और विलंब विकास, ठीक है। यानी कि आपका समाजीकरण से दोस्तों ये आपकी संबंधित है, ठीक है। इसको आप दोस्तों ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक मूल्य है। प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर क्या है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा सामाजिक मूल्य। वो होगा सहायता परक व्यवहार, ठीक है। सहायता परक व्यवहार जैसे कि आपका दान है, सेवा, ठीक, ये आदि दोस्तों क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जैसे कि परंपरा, लोक कला, ठीक, रीति रिवाज और जैसे गायन, नृत्य, ये आपके दोस्तों क्या होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो जो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसे सहायता परक व्यवहार है तो वो किसके अंदर आएगा दोस्तों, ये आपका सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं आपको बताना है, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और तत्परता का नियम। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी वाला सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ठीक है। ये आपका इसके प्राथमिक नियमों में नहीं है। बाकी इसके 3 प्राथमिक नियम है थॉर्नडाइक के द्वारा जो दोस्तों दिए गए हैं, वो हैं आपके अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ऐसे इनके 3 प्राथमिक नियम हैं और 5
गौण नियम है, पहले भी बताया गया है कई बार। तो जो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम है वो 5 गौण नियमों के अंतर्गत आता है। इसको अपने दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। जो 5 नियम हैं उनको बारे में मैंने पहले बहुत बताया है, तो बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जरा सोच के बताना इसका राइट आंसर। व्यवहार, चिंतन, तर्क या फिर अभिप्रेरणा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर ये बल देता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? इयान पी पावलोव थे और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो काफ़ी सिंपल है, अब तो आप इसका आंसर जान ही गए होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है कि जो अधिगम है उसका अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये आपका गलत है, ठीक। अधिगम का अवलोकन आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं और ये इसकी विशेषता नहीं है। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? कोहलर एक गेस्टाल्टवादी जो क्या सिद्ध करना चाहता है? सीखना क्या है? स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जरा सोच के बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कि ये एक संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक है ना। देखिए संज्ञानात्मक संकार्य है, कोहलर यही सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना है वो संज्ञानात्मक संकार्य है, कि भाई जो व्यक्ति है उसके सामने अगर आप स्टिमुलस को प्रेजेंट करेंगे तो वो बिना सोचे समझे ऐसे ही अनुक्रिया नहीं करेगा, वो किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि और सूझ का प्रयोग जरूर करेगा। तो वो जब कोई चीज़ को सीखता है तो वो एक तरीके से वो क्या है दोस्तों? एक संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक। वो अपनी अंतर्दृष्टि और सूझ का प्रयोग करता है सीखते वक्त, ठीक है। इसलिए जो उनकी थ्योरी ऑफ इंसाइट है या इंसाइट थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से आरंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को अगर आप सीखते हैं तो उसके लिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वाक्य के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, सी वाला है अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों कि जो अक्षर हैं व शब्द हैं उनके मध्य साहचर्य से, ठीक। वहीं से दोस्तों आप भाषा को सीखना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक। किसी भी जब नई भाषा को दोस्तों सीखते हैं तो उनमें आपको अक्षर और जो शब्द हैं उनके मध्य में जो एसोसिएशन है वहाँ से दोस्तों आपको उसको सीखना चाहिए, क्योंकि जो भाषा है उसकी सीखने की प्रक्रिया हमेशा क्या होती है? क्रमिक रूप से होती है, ठीक है। और किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम आपको उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद शब्द, और फिर बाद में क्या होते हैं? वाक्य में अक्षरों का प्रयोग करने का ज्ञान भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं दोस्तों कि जो अक्षर और शब्द हैं उनके मध्य जब आप एसोसिएशन करते हैं वहीं से आपको किसी भाषा को स्टार्ट करना चाहिए सीखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए इसके बारे में। समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। सामान्य व विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है सामान्य व विशिष्ट छात्र। समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्रों को शामिल किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि अगर कोई अधिगम अक्षमता वाले छात्र हैं उनको बिना अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संग
मिलाकर आपने शिक्षा देनी है। ठीक, तो यानी कि सभी का आपने क्या करना है, समावेशन करना है, चाहे वो छात्र सामान्य हो चाहे वो विशिष्ट हो, सभी को आपने क्या करना है, कक्षा में एक साथ पढ़ाना है। ठीक, तो इस तरह का जो शिक्षा होती है वो क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक, तो आपको पता ही है कि भाई समावेशी शिक्षा में जनरली क्या होंगे कि आपके किस टाइप के छात्र होंगे, जैसे साधारण छात्र भी होंगे, भाई प्रतिभाशाली भी होंगे, ठीक, दिव्यांग वाले छात्र भी होंगे, ठीक, और कई तरह के जो छात्र होंगे वो आपके इसमें शामिल होंगे। ठीक, तो एक तरह से जो समावेशी शिक्षा है वो विशिष्ट अधिगम के नए आयामों को खोलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? भाई अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है गणित संबंधी? 1 2 3 4 ABCD में से जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों गणना दोष। गणना दोष को क्या बोलते हैं? डिस्कैल्कुलिया। पठन दोष का मतलब है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो गणन दोष का मतलब है दोस्तों डिसकैल्कुलिया। ठीक, तो जो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है उसको डिसकैल्कुलिया के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैसे गणित में क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, गुणा भाग करने में, जोड़ घटाने में, ठीक, उनके क्रम को भूल जाना ही डिसकैल्कुलिया कहलाता है। ठीक, कि आप कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, तो बच्चा क्या होता है उनके क्रम को बार बार भूल जाता है। तो इस तरह की जो अक्षमता जिन बच्चों में पाई जाती है वो डिसकैल्कुलिया के शिकार होते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको चिन्हों की समझ नहीं होती है, उनको समझने में कठिनाई आती है, उनको दिशा ज्ञान में दिक्कत आती है। ठीक, तो ऐसे दोस्तों ये डिसकैल्कुलिया के लक्षण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता। अब देखिए बाकी सब तो नेगेटिव दिख रहे हैं, तो भाई एक ही पॉजिटिव है, क्या है? संवेदनशीलता। शिक्षक जितने ज़्यादा संवेदनशील बनेंगे तो उसके लिए समावेशीकरण उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। यानी कि समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अभिभावकों की भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकता इम्पॉर्टेंट है, अलगाव की जगह पे उनमें एकता होनी चाहिए, और क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि जितने भी नेगेटिव हैं ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए समावेशीकरण के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, देखिए, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या फिर संवेदी? तो जरा सोच के बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी वाला, संवेदी। संवेदी दोस्तों आपका संवेग का तत्व नहीं होता है, जबकि आपका दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक संवेग के तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों ये? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण? तो सोचिए, आपको फिर से 3 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 और 3। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला, यानी कि प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा इसका राइट आंसर है। देखिए, अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या फिर नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन दोस्तों गुड के द्वारा दिया गया है। कभी याद कर लेना, हो सकता है कि डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो गुड के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक, और इस पर बेस्ड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, पहला ऑप्शन देखिए, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, और तब सीखने के लिए वे उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और आप में से आई होप कि सभी लोग सही आंसर देंगे इसका। ऊपर के 3 तो नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, यानी कि सीखने के लिए वो उत्सुक और प्रेरित रहते हैं।
ठीक है, जब शिक्षक की को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होती है, बिलीव होता है कि वो योग्य हैं, ठीक है, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो योग्य हैं, ये अगर टीचर को बिलीव है तो विद्यार्थी हमेशा सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में जो आप दोस्तों जानते हैं कि भाई जो हमारी शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, तो वहाँ पर बालकों के एक्सपीरियंस, उनके विचार, ठीक है, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, और कक्षा शिक्षण में भी इसका एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसलिए शिक्षक को हमेशा उनकी योग्यता, उनके एक्सपीरियंस, ठीक है, और उनके कार्यों आदि पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, ताकि उनमें कभी हीनता की भावना ना आए, ताकि कभी उनमें अपमान जैसा उनको प्रतीत ना हो, कभी कुंठा की भावना ना उनके अंदर पैदा हो, वो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला वाला देखिए, जेम्स लैंग का सिद्धांत, फिर इसके बाद हाइपोटोलसिक सिद्धांत, इसके बाद संक्रिया सिद्धांत, या फिर चौथा है आपका अभिप्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या है। जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत। ठीक है, सक्रिय सिद्धांत को सक्रियता सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है जेम्स लैंग का सिद्धांत। ठीक है, जो जेम्स लैंग है उनके सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक व्यवहार पहले होता है और तब उसके बाद क्या होता है, संवेगात्मक अनुभूति होती है। ठीक है, संवेगात्मक व्यवहार पहले होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, संवेगात्मक अनुभूति होती है या संवेगात्मक अनुभव होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, उसके सामने अगर बाघ आ जाए, ठीक, और वो उसको देखकर नहीं भागे, तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। ठीक, तो संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार से रिलेटेड है। पहले संवेगात्मक व्यवहार होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, संवेगात्मक अनुभूति होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। गोलमैन, डेनियल गोलमैन दोस्तों इनमें किस में से संबंधित हैं, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, या फिर सामान्य बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है संवेगात्मक बुद्धि, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है दोस्तों कि स्वयं और दूसरे की भावनाओं या फिर संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। जो डेनियल गोलमैन है, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इस पर सभी का ध्यान इन्होंने आकर्षित किया था संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक को लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। आपको बताना है कि अधिगम की सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी हो सकती है। ठीक, थोड़ा एनालिटिकल भी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, संतुलित कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, निम्न भय। तो काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, मैं आपको फिर से 3 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। ठीक, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। ठीक है, यदि अधिगमकर्ता को किसी कार्य को लेकर अगर ज़्यादा उत्तेजना है, ठीक, तब भी वह उस कार्य को बेहतर अधिगम, या हम कह सकते हैं उस कार्य का बेहतर अधिगम नहीं कर पाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर अधिगमकर्ता को किसी कार्य को लेकर डर सता रहा है, तब भी वो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए कंट्रोल आपकी उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भी आपको डर नहीं होना चाहिए। ये आपकी दोस्तों क्या होती है, कह सकते हैं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। कौन सा कारक आपके अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, प्रतियोगिता, ठीक, अर्थपूर्ण संबंध, या फिर माता पिता की ओर से दबाव। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको मैं फिर से 5 सेकंड दे रहा हूँ, इस बार 5 देता हूँ, चलो 1
2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अर्थपूर्ण संबंध। ठीक है, अब आप देखिए बाकी के जो 3 हैं वो तो आपको बिल्कुल नेगेटिव दिख रहे हैं। ठीक, तो देखिए जो आपका किसी भी व्यक्ति का किसी विषय, वस्तु, घटना या परिस्थिति से अर्थपूर्ण संबंध स्थापित जब हो जाता है तो वो आंतरिक रूप से क्या होता है? प्रेरित हो जाता है। और वो आंतरिक रूप से जब प्रेरित हो जाता है तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित होकर कार्य करने लग जाता है, जो अधिगम को क्या बनाता है? सकारात्मक बना जाता है, यानी कि उसको सकारात्मक प्रकार से वो प्रभावित करता है। ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अर्थपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित हो जाता है तो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि आपका पर्सनालिटी से है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। इस एक उभयलिंग व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। इनमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, या फिर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ज़रा सोच के बताइएगा। मैं आपको फिर से 3 सेकंड देता हूँ। 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब आपके एक ही शरीर में आपके 2 भिन्न लिंग हैं तो उनमें बाह्य लक्षणों के संग संग आपके क्या होते हैं, जो इनका एक तरह से क्या होता है कि जो बाह्य लक्षण हैं और जो इनके आंतरिक लक्षण हैं, यानी कि जो दोनों लक्षण हैं, ठीक, यानी कि मर्दाना और स्त्री के गुण हैं, इन दोनों का इसमें क्या होता है? समायोजन होता है। ठीक, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि वे जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है, ठीक, वो इसमें क्या होता है? इन दोनों में संतुलन बनाकर चलता है। ठीक, तो जनरली जो उभयलिंगी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो अपने दोनों लक्षण में संतुलन बराबर रख सकते हैं। ठीक है, और या फिर किसी एक गुण को अधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। यही दोस्तों एक आपके उभयलिंगी व्यक्तित्व की खासियत होती है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दिए हुए प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या बोलते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, बहुलक। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। ठीक दोस्तों, आपका सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं तो उसमें माध्य, माध्यिका और मोड यानी कि बहुलक आते हैं, यानी कि मीन मीडियन मोड आते हैं। ठीक, तो मीन मीडियन मोड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक जो प्राप्तांक है अगर उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है तो वो क्या कहलाता है? बहुलांक कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक कक्षा में हमने 100 नंबर का टेस्ट रखा, ठीक है, और उसमें बच्चों के मार्क्स देखे हमने। ठीक, तो उसमें देखा कि भाई जो 45 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, 45 मार्क्स लाने वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा संख्या, क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं और 45 लाने वाले 20 बच्चे हैं, तो ये जो पार्ट है दोस्तों, जो 45 है, यही दोस्तों क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसको बहुलक बोला जाता है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम मोड बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या फिर सृजनात्मकता से? तो फिर से मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए। अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या फिर सृजनात्मकता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्मृति। ठीक है, जो आपका संगणन का सिद्धांत है दोस्तों वो आपका स्मृति से संबंधित है, यानी कि मेमोरी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक तरह से जो आपका डिसीजन टेकिंग जो प्रोसेस है
ठीक है, उससे दोस्तों संबंधित है, यानी कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और उसके प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन से संबंधित है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं और मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो कि उसके समस्या समाधान में सहायक होती है, यानी कि उसी सूचना का वो चयन करेगा या निर्णय या अपने निर्णय को लेने के लिए उस यूज़ करेगा जो कि समस्या समाधान में सहायक होती है। ठीक है, तो वही व्यक्ति निर्णय लेने में दक्ष होगा जो कि आपका क्या होगा, सृजनशील होगा। ठीक, तो ये आपका क्या है दोस्तों, स्मृति से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का क्या उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। अब बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? अगर आपने विस्मृति को कम करना है तो इसका राइट आंसर है पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, विस्मृति का मतलब क्या है दोस्तों कि हम कोई चीज़ भूल गए। सिंपल लैंग्वेज में आप कोई चीज़ भूल गए, आपकी स्मृति में है, अब आप विस्मृति हो गई। ठीक, जब व्यक्ति क्या होता है पास्ट के अपनी सीखी हुई बातों को अपने चेतन में लाने में असफल हो जाता है तो उसको विस्मृति बोलते हैं। ठीक है, जो पास्ट में आपने कोई अनुभव सीखा या कोई भी सीखी है, अगर आप उसको नहीं ला पा रहे हैं यानी कि आपको याद नहीं आ पा रहा है तो वो विस्मृति है। ठीक, तो विस्मृति को कम करने के लिए क्या आवश्यक होगा दोस्तों कि भाई आप कोई भी सीखी गई बात है या अनुभव हैं उनकी पुनरावृत्ति करें या फिर आप अपने पाठ की पुनरावृत्ति करें, तो यही इसका उपाय है। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, देखिए ध्यान से देखना। यह स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। दोस्तों ये किससे संबंधित होगा? संज्ञान व संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, या फिर संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आप 3 सेकंड सोचिए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। देखिए बी सी तो नहीं हो सकता। ठीक, इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वाला कि भाई जो संज्ञान और संवेग है वो अलग नहीं है। ये जो आपका उक्त जो आपकी जो भी आपका ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि भाई जो संज्ञान और संवेग हैं वो अलग नहीं है। दोस्तों इनमें आपका नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि उच्च सांवेगिक दशा में बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आप उच्च सांवेगिक दशा में होते हैं ना, तो जो व्यक्ति की क्या होती है विचार करने की प्रक्रिया होती है वो दोस्तों क्या होती है, या तो शिथिल हो जाती है या फिर गायब हो जाती है। ठीक, तो बुद्धि का प्रयोग, विवेक, चिंतन, तर्क प्रक्रिया, उसके व्यवहार में उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं रह पाता है कि जब वो उच्च सांवेगिक अवस्था में होता है। तो यही दोस्तों कारण है कि जब बच्चा हतोत्साहित महसूस करता है और उसमें वो बिना प्रयास के अपने कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना रहती है जब विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि भाई जो संज्ञान और संवेग हैं उनमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि नकारात्मक सहसंबंध होता है। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अब देख लेते हैं 2 डिबेटेबल क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम से काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं ये क्वेश्चन। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना किसके पक्ष में आता है दोस्तों? हमने इसको गलती से सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में बताया था, लेकिन ये दोस्तों आपका होता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। ठीक है, मैंने इस प्रश्न को कुछ और परिप्रेक्ष्य में लिया था, लेकिन काफ़ी मैंने फिर रिसर्च किया तो इसका राइट आंसर सीखने का गतिक क्षेत्र ही आता है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूरी बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है दोस्तों, इसमें वैसे देखा जाए हमने इसका राइट आंसर गलती से दे दिया था प्ले एज, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? वैसे तो हर जगह इसका आंसर खेलने की अवस्था ही दिया हुआ है। इवन जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था उसका भी आंसर ही दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दल समूह में रहने की अवस्था। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मैं इसके बारे में भी पूरा 100% श्योर नहीं हूँ, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये भी दोस्तों एक तरह से कहीं ना कहीं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, और
अनुकरण करने की अवस्था भी उसमें होती है। तो देखा जाए तो पूरा एक क्वेश्चन ही गलत मुझे लगता है, इसके 4 के 4 ऑप्शन ही गलत लगते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पर इसके जो आंसर है वो दल या समूह रहने की अवस्था को भी सपोर्ट करता है। तो यही दोस्तों इसको मानना चाहिए कि भाई जो दल और समूह में रहने की अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा तो दोस्तों मेरे को और जो आप क्वेश्चंस कहते हैं, मैं जो मुझे लगेगा मैं उन्हीं को सही करूँगा। बाकी अब ऐसे तो फिर ना, बाकी तो अब ऐसे सभी आप क्वेश्चन बोलोगे सभी गलत है, तो उनमें वो विचारात्मक नहीं है, वो बिल्कुल सही है जो बाकी आपको बताए गए हैं। इनमें एक दो में थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो इसको मैंने करेक्ट कर लिया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और आपको काफ़ी इससे सीखने को चीज़ें मिली होंगी। आई होप कि इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाएँ। ठीक, तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।